मुसलमान भारत में कब और कैसे आए? क्या आपको मालूम है मुसलमान भारत में पहली बार कब आए? क्या आप जानते हैं भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई थी? और वो कौन से मुसलमान शासक थे जिन्होंने भारत पर राज किया था? अगर आप भी भारत के इतिहास से जुड़ी इन रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में चिपक कर बैठे रहें, क्योंकि आज हम भारत में मुसलमानों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। हम सभी सालों से ये कहते चले आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया, पर यह कहना गलत होगा कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही भारत को लूटा। अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखेंगे तो उसमें मुसलमानों की धोखेबाजी का शोर साफ सुनाई देता है और ये पता चलता है कि किस तरह दूसरे देश से आए मुसलमानों ने बहुत ही बुरे तरीके से भारत को लूटा है। दोस्तों, भारत के इतिहास को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है प्राचीन काल का भारत, दूसरा है मध्यकालीन का भारत और तीसरा आधुनिक काल। अगर आप भारत के इन तीनों दौर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा प्राचीन काल को छोड़कर बाकी जो 2 काल हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन दोनों समय में मुसलमानों का जिक्र और उनका दबदबा रहा है। ऐसे में मुसलमानों के भारत में आने और यहाँ पर इस्लाम धर्म के पनपने की शुरुआत साल 711 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी और इसी साल मुसलमानों ने यूरोपियन देश स्पेन में भी अपना कदम जमाए थे। अब मुसलमानों ने भारत में क्यों कदम रखा था, इसे लेकर कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि साल 711 ईस्वी में सिंध के कुछ ताकतवर और खूंखार लुटेरों ने बगदाद के मुसलमान जहाज को बंधक बना लिया था, जिसमें गैर कानूनी तरीके से बगदाद के सिपाही सिंध नदी का पानी ले जा रहे थे। लुटेरों ने सिपाही को बंधक इसलिए बनाया था क्योंकि वो लोग पानी ले जाने के बदले कोई भी हर्जाना नहीं देते थे। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये लोग बगदाद से इतनी दूर पानी लेने के लिए क्यों आते थे? तो दोस्तों, पहले मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया में रहते थे, यानी कि बगदाद और अरब के देशों के आसपास। और जैसा कि आपको मालूम है, इस जगह के ज्यादातर हिस्से में रेत की चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। इसी कारण इन लोगों को पानी लेने के लिए इतनी दूर आना पड़ता था। जिन सिपाहियों को समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था और साथ ही बगदाद के पानी वाले जहाज को जिस जगह पर रखा गया था वो जगह सिंध एरिया में आती थी। जब बगदाद और सिंध के राजा के बीच सारे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए, तब सिपाहियों को छुड़वाने के लिए 17 साल के कम उम्र वाले सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी सेना के साथ सिंध के राजा के साथ जंग लड़ने के लिए भेज दिया। और यही वो समय था जब भारत में पहली बार मुसलमानों ने कदम रखा और इस जंग में बिन कासिम ने सिंध के राजा को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और फिर वहां पर अपना राज शुरू किया। उस समय सिंध भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और वो सिंध पहला राज्य था जो मुसलमानों के कब्जे में आया था, जिसके मात्र 2 साल के अंदर बिन कासिम ने आसपास के सारे छोटे बड़े राज्यों को जीत लिया, जिसमें मुल्तान, दिलीपपुर, अरोहर जैसे 7 उत्तर भारतीय राज्य थे, जिसमें आज का जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के इलाके आते हैं और साथ ही आज का अफगानिस्तान भी इन्हीं राज्यों में शामिल हो गया था। यानी कि बहुत ही कम वक्त में बिन कासिम ने बहुत ही ज्यादा विस्तार कर लिया था और इन हिस्सों को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में इन सभी राज्यों को खलीफा का पूर्वी प्रांत बना दिया गया। अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में मुसलमानों ने किस तरह से अपना विस्तार किया, क्योंकि साल 711 ईस्वी से लेकर साल 1192 ईस्वी तक मुसलमान केवल भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में अपना कब्जा जमाए बैठे थे और पूरा भारत अभी भी हिंदुओं के पास था। लेकिन सभी की नजर दिल्ली पर रहती थी, क्योंकि दिल्ली अपने समय में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहरों में से एक था। कई सारे मुसलमान हमलावरों ने दिल्ली पर भी हमला किया, लेकिन दिल्ली की ताकतवर राजपूतों की सेना के सामने उनकी एक न चली। पर साल 1192 ईस्वी में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी मुसलमान शासक ने भारत की राजधानी और अपने समय में रहे सबसे अमीर शहर दिल्ली पर न सिर्फ आक्रमण किया, बल्कि जंग को जीतकर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। सब कुछ मोहम्मद गौरी की वजह से मुमकिन हुआ था, लेकिन इनके लिए भी दिल्ली को जीतना इतना आसान नहीं था। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीतने के लिए उस पर 17 बार हमले किए और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की वजह से उसे छोड़ दिया। आप खुद ही सोचिए, 17 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के ऊपर हमला किया और 17 बार पृथ्वीराज ने माफ कर दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी बार बार माफी मांगता और दोबारा से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता था।
और अंत में उसने जब पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियां पकड़ ली और वो ये समझ गया कि जिस तरह से जंग जीती जाती है, उसके बाद उसने अपना असली दांव खेला और दिल्ली को अपने नाम कर लिया। असल में जब मोहम्मद गौरी 18वीं बार लड़ने आया तो राजपूतों के लिए एक राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाने के लिए और अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी के युद्ध में मदद कर दी। यानी कि आप देख रहे हैं, अगर आपसी रंजिश ना होती तो मोहम्मद गौरी इस बार भी न जीत पाता। लेकिन अपने ही लोगों से धोखा खाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और फिर युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को हर तरह से लूटना शुरू कर दिया। कई सारे मंदिरों को तोड़कर खजाना लूटा, यहाँ तक कि जमीन के अंदर गड़े खजाने को भी उसने नहीं छोड़ा। बहुत सारा खजाना लूटने के बाद जब मोहम्मद गौरी का मन भर गया तो उसने दिल्ली और अपने जीते हुए बाकी सारे राज्यों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और वो वापस अपने देश लौट गया। और यहीं से भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर जिन शासकों द्वारा राज किया जाता था उसे गुलाम वंश कहा जाता था। गुलाम वंश का शासन लगभग 84 सालों का था और इस समय में भी खूब सारी लूटमार हुई। भारत का बहुत सारा खजाना मोहम्मद गौरी और उनके खानदान के पास जाता था। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। इस वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक चला और खिलजियों ने अपने समय में भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बता दे, अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे वफादार गुलाम गफूर था, जब वो दक्षिणी भारत पर हमला करने गया था तो वहां पर वो 3 साल तक लगातार लूट मचाता रहा। उसने आसपास के छोटे बड़े सभी राज्यों को लूट लिया और जब वो 3 साल बाद वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा तो उसके पास 300 से ज्यादा ऐसे बक्से थे जिनके अंदर कई सारे सोने के सिक्के और जेवरात मौजूद थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए भारत में कितना ज्यादा धन हुआ करता था, लेकिन सब कुछ इन मुगलों ने हथिया लिया और जो बचा कुचा खजाना था उसे अंग्रेजों ने अपना बना लिया। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश की शुरुआत हुई, जो उसके बाद 1491 से लेकर 1526 तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन कर रहा था। और इसी बीच कई सारे छोटे मोटे सुल्तानों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। और फिर 1526 ईस्वी में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो उसमें दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की बहुत बुरे तरीके से हार हुई और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। कई इतिहासकार मानते हैं कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब 1530 में बाबर की मौत हुई थी तो उसके बाद हुमायूं मुगल बादशाह बन गया, लेकिन किस्मत हुमायूं की इतनी ज्यादा मेहरबान नहीं थी। तभी तो साल 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि इन दोनों ही युद्ध में हुमायूं को बहुत जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी ने इन दोनों ही युद्धों को जीतकर दिल्ली में अपना राज कायम किया और वो खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। पर समय अभी कुछ और ही इशारा कर रहा था। तभी तो शेरशाह सूरी की मौत के बाद दिल्ली पर सूरी वंश के शासकों के अधिकार रहे थे, पर उनके शासन का तरीका इतना ज्यादा बेकार था और कमजोर था कि वो अपने आप को ज्यादा वक्त तक सत्ता में टिकाए रखने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मुगल बादशाह हुमायूं पहले से अपनी हार का खंजर सीने में लेकर चल रहा था। और जैसे ही सूरी वंश कमजोर पड़ा, हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से हमला करके उसे वापस अपना बना लिया और दोबारा से 1555 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। और फिर 1555 से लेकर जब तक भारत में अंग्रेजों का राज कायम नहीं हुआ, यानी कि 1857 तक दिल्ली में मुगलों ने अपनी हुकूमत की। यानी अंग्रेजों ने तो भारत पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन मुगलों ने भारत के ऊपर 300 सालों तक अपना कब्जा जमाया। वैसे तो मुगल काल में भारत का विकास हुआ था, लेकिन जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। कहते हैं दिल्ली में जितने भी मुसलमान शासकों ने राज किया उन सब में सबसे ज्यादा क्रूर औरंगजेब ही था। कहा जाता है औरंगजेब ने कई सारे ब्राह्मणों और सिखों पर अत्याचार किए ताकि वो इस्लाम को अपना लें और मुसलमान बन जाए। जिन लोगों ने इनका विरोध किया उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, ये तो तय है कि अंग्रेजों का राज हो या फिर मुगलों का, भारत को लूटा ही गया है। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।